Hey guys, welcome to your own YouTube channel, Astrological One Destination for All Information. सो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में है और आपके टर्म सेकंड के सिलेबस में इसका नाम गाइज न्यू सेंटर ऑफ पावर दिया गया है। और गाइज ये आपके टर्म 2 सिलेबस के क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर भी है और ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम यहाँ पर जो अभी करंट में हमारी इंटरनेशनल लेवल पर सिचुएशन चल रही है और जो हमारे पास्ट में जितनी भी चीज़ें हुई हैं उन सब से मिलाते हुए इसको पढ़ने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से गाइज यहाँ पर 100% मैं अपनी तरफ से गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इस चैप्टर में बहुत ही मज़े आने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ गाइज यहाँ पर न्यू सेंटर ऑफ पावर की, तो जाहिर सी बात है हम इसमें बात करने वाले हैं। साथ साथ में इससे पीछे जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड, बाइपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में भी, और इसी के साथ साथ इस चैप्टर में हम कई सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि 1992 में जो आप कह सकते हैं 1991 में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का, उसके बाद से 1992 के बाद से जब कई सारी इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उभर कर सामने आने लगी, ताकि जो यूएसए है, जो यूएसए की सुपर पावर थी 1991 के बाद से, उसकी डोमिनेंस को कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए, इसी के साथ साथ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को एडवोकेट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को भी इस्टेब्लिश किया गया था। इसी के साथ साथ गाइस हम इस चैप्टर में ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर कैपेबल हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली और मिलिट्री इन्फ्लुएंस में, कि वो किस हद तक यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर उभर कर सामने आ सकती हैं एज अपोज टू यूएसए। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गाइस यहाँ शुरू करते हैं सबसे फेमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, या मैं कह सकता हूँ सबसे फेमस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में, जो है यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन आप सबको पता है जब 1991 में यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हुआ था यूएसएसआर का, उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर 1992 में यूरोपियन के जितनी भी कंट्रीज थी वो यहाँ पर इंटीग्रेट होना शुरू हुई, यानी एक तरीके से आपस में मिलना शुरू हुई, ताकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की स्थापना की जा सके आफ्टर दी कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर आप सबको पता है, जो यहाँ पर दो मेन सुपर पावर के बीच में, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था, उसी कन्फ्लिक्ट को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में आज के समय में 27 यूरोपियन कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, और जो यूरोपियन यूनियन था ये क्रिएट किया गया था ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा, जो कि साइन किया था गाइज 1 नवंबर 1993, यानी 1 नवंबर 1993 को। और ये डेट याद रखना आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन की स्टैब्लिशमेंट की डेट है। ओरिजिनली गाइज यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन था वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस तक ही महदूद था, वहीं तक कन्फाइन था। हालांकि बाद में जो है यूरोपियन यूनियन एक्सपेंड हुआ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन जो है नेशंस तक इन द अर्ली 21st सेंचुरी, लेकिन शुरुआती दौर पर, या मैं कहूँ इनिशियल पॉइंट पे, यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन था वो सिर्फ वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस तक ही लिमिटेड था। यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स की बात करें प्रेजेंटली, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोशिया, सिप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लिथुआनिया, लुथियाना, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन शामिल हैं। एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा, जी हाँ आना चाहिए, कि 2020 में यहाँ पर यूके जो है, अगर आपके माइंड में सवाल आ रहा था कि इसमें यूके क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। तो गाइज आपने बिल्कुल सही सोचा, 2020 से पहले यूके भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट था, लेकिन जिन लोगों को पता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम मैं उनको बता दूं कि गाइज यहाँ पर 2020 में यूके जो है यूरोपियन यूनियन से एक्सिट कर गया, उसने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। अगर हम बात करें गाइज यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के फ्लैग की, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ये मैंने इसलिए शो किया है क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाए। तो गाइस जो यहाँ पर मैंने ट्रीटी की बात की, जिसका नाम था, आप दोबारा देख सकते हैं, इसकी स्पेलिंग आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि आपका जो टर्म टू का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें आपको लिखना भी है। तो इसकी जो स्पेलिंग है वो है मास्ट्रिक्ट ट्रीटी। ये स्पेसिफिकली यहाँ पर डिजाइन किया गया था ताकि यहाँ पर यूरोपियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को डेवलप किया जा सके। पहली चीज, बाय क्रिएटिंग अ सिंगल करेंसी। ठीक है, पहला पॉइंट कि भाई एक सिंगल करेंसी बनाया जा सके, जिसको कहा जाता है आज के समय में यूरो। दूसरी चीज गाइस यहाँ पे ये थी कि एक यूनिफाइड फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जा सके। तीसरी चीज गाइस यहाँ पे ये थी कॉमन सिटीजनशिप राइट्स बनाए जा सके। ठीक है,
और चौथी चीज गाइज यहाँ पे ये थी कि इन एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम और जुडिशियल अफेयर्स में यहाँ पर एक साथ कोऑपरेशन को और ज्यादा एडवांस किया जा सके। तो गाइज यहाँ पर जो सोवियत ब्लॉक जब यहाँ पे तो गाइज यहाँ पर जब सोवियत ब्लॉक कोलैप्स कर गया था पूरी तरीके से, उसके बाद से बताया जाता है कि जो यूरोप था उन्हें बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में जो है यूरोपियन यूनियन की धीरे धीरे करके बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ और 1992 में इसकी स्थापना हो गई। तो अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर, चलिए ये तो बात हो गई कि ये जो है बेसिक डिटेल है यूरोपियन यूनियन के बारे में, लेकिन यहाँ पर जहाँ से सवाल आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में और जो मेन मुद्दे की भी बात है कि यहाँ पर किस हद तक यूरोपियन यूनियन ने जो डोमिनेंस था यूएसए का उसको लिमिट करने में अपनी कंट्रीब्यूशन दिखाया और किस हद तक यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है यूरोपियन यूनियन का वो हमें इन तीनों एक्सपेक्ट्स में देखने को मिलता है। कौन से तीन एक्सपेक्ट्स? पहला आपका इकोनॉमिक, दूसरा आपका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक और तीसरा आपका मिलिट्री इन्फ्लुएंस। तो गाइस अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे इकोनॉमिकली, तो यूरोपियन यूनियन में आपको बता दूं यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ मोर देन 12 ट्रिलियन डॉलर्स इन 2005 व्हिच इज स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द यूएस। जी हाँ, यूएस से भी ज्यादा जो है स्लाइटली, मतलब इतनी भी ज्यादा नहीं है लेकिन स्लाइटली बड़ी है इसकी इकोनॉमी विद अ जीडीपी ऑफ मोर देन 12 ट्रिलियन डॉलर इन 2005। ये मैं आपको 2005 की बात बता रहा हूँ। अगर हम बात करें इसकी करेंसी की, तो इसकी करेंसी है यूरो, जो कि तरीके से माना जाता है कि जो यूएससी का डॉलर है उसके डोमिनेंस को भी खतरा पहुंचा सकती है। अगर आज भी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि भाई यूरो की जो यहाँ पर वैल्यू है वो डॉलर के मुकाबले कितनी है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डॉलर है उसकी वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू यूरो, यूरो की वैल्यू ज्यादा है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड की शेयर के बारे में, मतलब वर्ल्ड ट्रेड में इसका कितना शेयर है, तो बताया जाता है इट इज 3 टाइम लार्जर देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट विद यूएस एंड चाइना। यानी यूएस और चाइना से भी आगे बताया जाता है वर्ल्ड ट्रेड के शेयर में इसकी, अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन की। तो गाइस इसकी जो इकोनॉमिक पावर है वो इन्फ्लुएंस देती है ओवर इट्स क्लोजेस्ट नेबर, यानी जो अपने क्लोजेस्ट नेबर हैं ईयू के, उसके ऊपर भी काफी इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक पावर की वजह से, एज वेल एज एशिया और साउथ अफ्रीका में भी इसका इकोनॉमिक पावर हमें देखने को मिलता है। इट ऑल्सो फंक्शन एज एन इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ गाइस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इस तरीके से आईएमएफ, इन सारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल या इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको एक अलग सेपरेट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। अब भाई जाहिर सी बात है इसमें इतने सारे मेंबर्स हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने बड़े लेवल पर चल रही है, तो जाहिर सी बात है इसे सेपरेटली देखा ही जाएगा। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर इसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में जो है यहाँ पर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक। और गाइस मैं आपको बीच में एक और चीज बता दूं कि मैं बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी बताते जाऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस आपके रेज हो सकते हैं, टर्म 2 में आ सकते हैं। तो गाइस आप इन चीजों को भी जरूर लिखिएगा। अगर मैं बात करूं गाइस यहाँ पर दूसरे एस्पेक्ट के बारे में जो है आपका पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, तो यूरोपियन यूनियन जो है इसके पास पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस दोनों है। जो ईयू के 2 मेंबर्स थे, एक ब्रिटेन, फ्रांस तो अभी है, ब्रिटेन था, फ्रांस, इन दोनों के पास आपको मालूम है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट है। यूरोपियन यूनियन जो है उसमें कई सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं यूएनएससी के, और इसने बहुत सारी यूएस पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस किया है, जैसे कि अगर हम बात करें जो करंट पोजीशन है यूएस की ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर हम बात करें तो डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और नेगोशिएशन के पर्सपेक्टिव से रादर देन इन्फोर्समेंट और मिलिट्री फोर्स के मुकाबले इसने डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और नेगोशिएशन से काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी चीज़ों को संभाला है, फॉरेन रिलेशंस को जो है कंडक्ट किया है, खास तौर पर चाइना के साथ ऑन ह्यूमन राइट्स एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर इसके तीसरे पर्सपेक्टिव के बारे में जो है आपका मिलिट्री इन्फ्लुएंस, तो गाइस यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको यूरोपियन यूनियन की जो कंबाइंड आर्म फोर्सेस है ना, वो सेकंड लार्जेस्ट मानी जाती है इन द वर्ल्ड। जो इसकी टोटल स्पेंडिंग है डिफेंस में वो सेकंड है आफ्टर द यूएसए। और जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स हैं, जो पहले ब्रिटेन था और फ्रांस जो अभी है, इन इन दोनों के पास जो है न्यूक्लियर आर्सेनल जो है अप्रोक्सीमेटली 552, बताया जाता है कि इनके पास 552 न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगभग मौजूद हैं। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो गैस ये तो बात है यहाँ पर इसके तीनों पर्सपेक्टिव के बारे में, किस तरीके से इसने यहाँ पर जो यूएसए की डोमिनेंस है उसको कुछ हद तक यहाँ पर लिमिट किया है उसके बारे में। अब अगर हम बात करें कि यूरोपियन यूनियन को एक तरीके से एक सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखना क्या सही है? क्या सच में यूरोपियन यूनियन ने
यहाँ पर जो डोमिनेंस था यूएसए का, एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो है यहाँ पर फॉर्म हो रहा था यूएसए की वजह से, क्या उसको कुछ हद तक यहाँ पे इन्होंने लिमिट किया है? तो इसका जवाब चलिए जान लेते हैं। एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो ईयू है, उसने गाइस ये तो हम मान सकते हैं कि वो काफी एबल रहा है, काफी कैपेबल रहा है टू इंटरवीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एरियाज इन द वर्ल्ड, but in many areas its member states have their own foreign relation and defense policies that are often at odds with each other। यानी कहने का मतलब यह है कि यूरोपियन यूनियन में हालांकि एक ओवरऑल रिस्पांस तो बनता ही था, एक ओवरऑल ओपिनियन तो आता ही था फॉरेन रिलेशंस के साथ, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वो कलेक्टिवली जो है ओपिनियन देता था। लेकिन गाइस फिर भी यूरोपियन यूनियन के अंदर ही, विद इन यूरोपियन नेशंस, काफी जो है यहाँ पर अलग अलग ओपिनियंस देखने को मिले। कई बार ऐसे भी बताया गया कि कई एरियाज में इसके खुद के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके खुद के अलग कोई फॉरेन रिलेशन थे, जिनकी वजह से इनको भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मिसाल के तौर पर पहले ब्रिटेन जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, वो एक अमेरिका के पार्टनर थे इराक इन्वेजन में, उसकी वजह से ईयू को काफी प्रॉब्लम हुई। यूरोपियन यूनियन के जो न्यूअर मेंबर्स थे, उन्होंने यहाँ पर एक यूएस लेड कोएलिशन बना लिया था, जिसका नाम रखा था यूएस लेड कोएलिशन ऑफ द विलिंग। वेराज जर्मनी और फ्रांस जो थे, उन्होंने इस अमेरिका की पॉलिसी को अपोज किया था, जिसकी वजह से भी ईयू को प्रॉब्लम हुई इसको एड्रेस करने में। देयर इज ऑल्सो अ डीप सीटेड यूरोस्केप्टिज्म। जी हाँ, ये बहुत जो है यहाँ पर इंटरनली बात की जाती है यूरोपियन यूनियन के बारे में, इन सम पार्ट ऑफ यूरोप, अबाउट द ईयू इंटीग्रेशनलिस्ट एजेंडा, कि यहाँ पर भाई जो खुद के इनके मेंबर स्टेट्स हैं जो इनसे कभी कभी ना सहमत होते हैं, वो भी इसके बारे में कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई ईयू जो है वो एक इंटीग्रेशनलिस्ट एजेंडा के साथ चला है, यानी सबको इंटीग्रेट करना चाहता है और जो है अपना अलग ही कुछ जो है फायदा उठाना चाहता है इस तरीके से। 10 जो ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इसकी वजह से मार्गरेट थैचर, उन्होंने भी यहाँ पर कई कई बार मार्केट में यूके को, अपनी कंट्री को यूरोपियन मार्केट से अलग रखा है। इस तरीके से गाइस यहाँ पर डेनमार्क और स्वीडन की अगर हम बात करें, तो डेनमार्क और स्वीडन ने हमेशा जो है maastricht ट्रीटी को गाइस यहाँ पर अपोज किया, और खास तौर पर दो चीजों को लेकर। पहला तो है इनके कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, इन मसले पे जो है इन इश्यूज पे जो है डेनमार्क और स्वीडन जो है इनसे अपोज हुए। और दूसरा जो था वो यहाँ पर करेंसी को लेकर, जिसको हम बात कर रहे थे, यूरो कॉमन करेंसी है जो यूरोपियन यूनियन की। तो इन दोनों इश्यूज के ऊपर डेनमार्क और स्वीडन ने भी यहाँ पर नाराजगी दिखाई, नासहमति दिखाई। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 2 कंट्रीज़ नहीं है, 3 कंट्रीज़ नहीं है, बल्कि बहुत सारे इनके मेंबर स्टेट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन आज भी सही से एड्रेस नहीं कर पाता इंटरनेशनल कम्युनिटी में इन सारी चीज़ों की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि ये यूरोपियन यूनियन की कहीं न कहीं एबिलिटी को कम करता है, लिमिट करता है टू एक्ट इन मैटर ऑफ फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस। तो ये तो बात हो गई गाइस यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में, और यूरोपियन यूनियन एज अ सुप्रानेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब जो आपकी स्क्रीन के सामने है वो भी काफी फेमस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है आसियान, जिसका जो एब्रिविएशन है वो है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जी हाँ, देखिए आप जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये आपके सामने है मैप साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का। और ये जो रीजन है एशिया का, इसने बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, रिपीटेड कॉलोनिज्म के झेले हैं। कॉलोनिज्म का मतलब कि ये पहली यूरोपियन कंट्रीज और जापानीज कंट्रीज के अंडर में रहता था, एक कॉलोनी थी इन दो कंट्रीज की, जिसकी वजह से इन्होंने, यूरोपियन और जापानीज कंट्रीज ने इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया था। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जाता है कि ये इन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी बहुत ज़्यादा झेले हैं। इन्होंने यहाँ पर नेशन बिल्डिंग की प्रॉब्लम को भी फेस किया है, गरीबी, पॉवर्टी और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को भी, और जो प्रेशर था कोल्ड वॉर के समय में दोनों सुपर पावर की तरफ से, उसको भी झेला है। तो अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर आसियान कब इस्टेब्लिश हुआ, इसकी स्थापना कहाँ से हुई, तो हम बता दें आपको कि 1967 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स माने जाते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है। पहला है गाइस यहाँ पर इंडोनेशिया, दूसरा है मलेशिया, तीसरा है फिलीपींस, चौथा है सिंगापुर सिंगापुर और पांचवा है थाईलैंड। ठीक है, और ये जो है साइन किया गया था यहाँ पर बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल मेंबर स्टेट्स की, कि प्रेजेंटली अभी यहाँ पर टोटल मेंबर्स कितने हैं, तो आसियान ब्रिंग्स टुगेदर 10 साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स नेम्ड ब्रूनी, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि चलिए ठीक है, आसियान भी एक अच्छी खासी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या था?
किस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है इसको स्थापित किया गया था। तो पहला तो गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताया गया है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चर डेवलपमेंट। दूसरा जो बताया गया है वो ये है कि प्रमोट रीजन पीस एंड स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ एंड द प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर। और तीसरा जो बताया गया है वो है ओवर द ईयर्स ब्रूनी, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, कंबोडिया, इन जैसी कंट्रीज जो थी, इन लोगों ने एक मिलिट्री कोलिशन भी बनाया जिसको हम कह सकते हैं एक एशियन फोर्सेस का भी नाम दिया गया था। तो ये तीन ऑब्जेक्टिव्स भी आपको जरूर याद रखने हैं। अगर हम बात करें तो इसको लेकर एक आशियान डे भी मनाया जाता है जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं एक फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन है दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल सोवरेनिटी इज क्रिएटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द एशियन। एशियन कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज बिकम नोन एज आशियान डे। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये लोग आशियान डे बनाते हैं तो उस मौके पर ये लोग एक फॉर्म इनफॉर्मल सॉरी इंटरेक्शन करते हैं जिसमें कोई भी यहाँ पर इख्तलाफी बात नहीं होती है, कोऑपरेटिव की बात की जाती है, एक दूसरे की नेशनल सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है। बाद में गाइस यहाँ पर 2003 में इसके ऑब्जेक्टिव को और ज्यादा बढ़ाया गया, इसके कामकाज को और ज्यादा बढ़ाया गया। और गाइस यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की तरह ही आशियान ने एक आशियान कम्युनिटी इस्टेब्लिश की जिसमें तीन पिलर रखे गए। पहला था यहाँ पर आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा था आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और तीसरा था आशियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर इसके पहले कम्युनिटी की, पहले पिलर की सिक्योरिटी कम्युनिटी, तो जो आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी थी ये बेस्ड थी ऑन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म कन्फ्रंटेशन। कि भाई जो भी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हमारे होंगे या इधर-उधर के होंगे तो उसमें यहाँ पर आर्म कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, कोई क्लैश नहीं होना चाहिए हम लोगों के बीच में। और बाय 2003 आसियान ने कई सारे सेवरल एग्रीमेंट्स भी इसके ऊपर साइन किए बाय विच मेंबर स्टेट प्रॉमिस टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन एंड नॉन इंटरफेरेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंस एंड सोवरेन राइट्स। आसियान रीजनल फोरम जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1994 में, ये भी एक इसी का पार्ट है जिसमें यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया जाता है। अगर हम बात करें इसके दूसरे पिलर के बारे में जो है इकोनॉमिक कम्युनिटी, तो आसियान था और अभी भी एक प्रिंसिपली एक इकोनॉमिक एसोसिएशन ही है, मैं आपको बता दूं। और इसका मेन मकसद ही यही था, आपको ऑब्जेक्टिव से ही पता चल गया होगा, लेकिन बाद में से मैंने आपको बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव को और ज्यादा ब्रॉड किया गया और ज्यादा एक्सपेंड किया गया। वैसे आप देखेंगे तो रीजन वाइज आसियान एक स्मॉलर इकोनॉमी के तौर पर आपको दिखेगा और आप ये भी कह सकते हैं कि यूएस और यूरोपियन यूनियन और जापान, आसियान अगर आप पूरी जो है आसियान कंट्रीज को मिला दें तब भी जो है यूएस, यूरोपियन यूनियन और जापान की जो इकोनॉमी है वो इन सबसे ऊपर है। किससे ऊपर है? आसियान से इन तीनों कंट्रीज की इकोनॉमी ऊपर है। लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश काफ़ी अच्छी की, इकोनॉमिक कम्युनिटी जो इसका दूसरा पिलर है। और गाइस जो यहाँ पर इनका तीसरा पिलर है जो कि मैंने आपको बताया था सोशल कल्चर कम्युनिटी, जिसमें यहाँ पर खास करके कल्चरल एस्पेक्ट्स में और सोशली यहाँ पर कई सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, खास तौर पर फेस्टिवल, फेस्ट और एक दूसरे के कल्चर को इंटरेक्ट किया। यहाँ कुल मिला के देखा जाए तो ये जो ब्रॉडन ऑब्जेक्टिव आया था, हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए आया हो कि जो यूरोपियन यूनियन में प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई थी और इस तरीके से बहुत सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म हुई थी लेकिन बाद में फ्लॉप हो गई थी, उन सबको इन्होंने देखा होगा कि इन कई सारी चीज़ों की वजह से, जैसे सिक्योरिटी को लेकर, इकोनॉमिक कम्युनिटी के इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर और यहाँ पर कल्चरल डिफरेंसेस को लेकर, हो सकता है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फ्लॉप कर गई हो। दैट्स वाई यहाँ पर 2003 में इन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया। तो गाइस यहाँ पे जो आसियान इकोनॉमिक कमेटी जो थी उसका मकसद ये था कि एक कॉमन मार्केट क्रिएट किया जा सके, एक प्रोडक्शन बेस किया जा सके विद इन आसियान स्टेट, यानी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स के अंदर ही, ताकि यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट रीजन में अच्छे से हो सके। जो गाइस यहाँ पर इकोनॉमिक कम्युनिटी थी वो यहाँ पर ये भी चाहती थी कि जो आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल किया जा सके ताकि कोई भी डिस्प्यूट हो इकोनॉमिकली उसको अच्छे से सॉल्व किया जा सके और एक फ्री ट्रेड एरिया को भी फॉर्म किया जा सके ताकि यहाँ पर लेबर और सर्विसेज में भी इन्वेस्टमेंट हो सके। यूएस और चाइना ने ऑलरेडी यहाँ पर आसियान के साथ एफटीए साइन कर लिया है। इनका एक विजन है 2020 जो कि निकल चुका है, जाहिर सी बात है। तो गैस कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर विजन 2020 तो इनका यहाँ पर दो ही मुद्दा था, यानी दो ही मेन यहाँ पर इनका टारगेट था। पहला तो ये कि भाई यहाँ पर जो इंटरनेशनली हमारा रिलेशन है, जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी वो अच्छे से यहाँ पर बनी रहे, नेगोशिएशन वगैरह अच्छे से हो, कोई भी कन्फ्लिक्ट हो अगर, और खास तौर पर जो इनका खुद का कन्फ्लिक्ट चल रहा था अंदर कंबोडिया को लेकर, वो भी यहाँ पर रिजॉल्व करना था और ईस्ट टिमोर क्राइसिस भी चल रहा था। इसी के साथ साथ कई सारे इश्यूज थे जो कि एनुअली ताकि यहाँ पर डिस्कस किए जा सके, उन सबको सॉल्व किया जा सके,
यही इनका विजन 2020 जो है फॉर्मुलेट किया गया था। अब हम बात करें यहाँ पर हमारी तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट फेमस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अगर जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये चैप्टर आपके लिए क्लास 12 के लिए तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन आपके आने वाले समय में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या हायर एजुकेशन में जाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर सार्क के बारे में, जिसको हम कहते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें आप यहाँ पर इनकी मेंबर कंट्रीज विद देयर फ्लैग्स देख सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी जर्नी के बारे में, तो इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1985 यानी 1985 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एक मेजर रीजनल इनिशिएटिव था साउथ एशियन स्टेट्स के द्वारा टू इवॉल्व कोऑपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन्स। ड्यू टू परसिस्टेंट पॉलिटिकल डिफरेंस, सार्क हैज नॉट हैड मच सक्सेस। आप सबको पता है इसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, जो है नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव्स भी है। अब इनके बीच में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोटे-छोटे होते गए थे, जिसकी वजह से 1985 के बावजूद भी, इतने सालों के बाद भी ये इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। देयर मेंबर साइन द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसने प्रॉमिस किया था कि भाई यहाँ पर एक फ्री ट्रेड जोन क्रिएट किया जाएगा पूरे साउथ एशिया में। तो ये तो गाइस यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से, और मेरे हिसाब से इतना ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर फाइनली साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के बारे में, और ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की है। अब हम आगे बात करें डिटेल में कि वो क्या था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। तो गाइस जो यहाँ पे इन्होंने लोगों ने साइन किया था, सार्क ने जो अरेंजमेंट किया था साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के बारे में, ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, फ्री ट्रेड अरेंजमेंट था या आप कह सकते हैं एग्रीमेंट था, जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 2006 में। तो इसके पीछे जो रीजन था वो क्या था? तो गाइस इसके पीछे जो इनका स्पिरिट था, जो रीजन था, वो ये था कि एक नया चैप्टर पीस और कोऑपरेशन का लाया जा सके साउथ एशिया में, इन ऑल कंट्रीज एंड द रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर। और अक्रॉस द बॉर्डर यहाँ पर एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड किया जा सके विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी, यू कैन से, बिना किसी बाधा के साथ। तो जो एग्रीमेंट था वो साइन किया गया 2004 में, और बाद में ये 1 जनवरी 2006 को इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो गाइज यहाँ पर मेनली अगर हम बात करें इसके टारगेट्स के बारे में, तो इसने यहाँ पर एम किया था कि साफ्टा ने, यानी जिसको हम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया ही बोलते हैं, तो साफ्टा ने यहाँ पे एम किया था कि जो हमारा ट्रेड टैरिफ है उसको हम 20% तक कम करेंगे 2007 तक। हालांकि आने वाले समय में क्या हुआ कि हमारे कुछ पड़ोसियों को ऐसा लगा कि भाई साफ्टा जो है वो हमारी मार्केट्स को बर्बाद कर देगा, या जो है हमारी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस, हमारी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू इंडियाज कमर्शियल प्रेजेंस इन दियर सोसाइटी। अगर इंडिया की कमर्शियल प्रेजेंस हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पर इसको थोड़ा अवॉइड करना शुरू किया। और कुछ लोगों को ये लगा गाइस कि साफ्टा जो है वो इतना जो है कीमती नहीं है, सिंस इंडिया का जो है हमारे साथ पहले से ही बायलैटरल एग्रीमेंट है, तो हमें साफ्टा की जो है अलग से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जैसे भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन सबके साथ पहले से इंडिया का जो है बायलैटरल एग्रीमेंट साइन था। तो जिसकी वजह से यहाँ पर साफ्टा भी इतना सक्सेसफुल गाइस नहीं साबित हो पाया। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर हमारी नेक्स्ट फेमस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो कि है ब्रिक्स। आई होप आपको इसकी फुल फॉर्म तो आसानी से याद होगी, क्योंकि आप एक एक जिसका लेटर उठाएंगे और एक एक आपकी कंट्रीज का नाम सामने आते जाएगा। पहला है ब्राजील, दूसरा है रशिया, तीसरा है इंडिया, चौथा है चाइना, और पांचवा है साउथ अफ्रीका। मजे की बात आपको ये बताऊं तो इसको पहले हम ब्रिक बोलते थे, बाद में जो है इसको ब्रिक्स बोलने लगे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो अगर हम बात करें कि ब्रिक्स को कब फाउंड किया गया, तो 2006 में रशिया में इसको फाउंड किया गया था, और जो एस यहाँ पे लगा था वो बाद में 2009 में जाके लगा, पहले इसको सिर्फ ब्रिक बोलते थे। यानी 2006 से लेकर 2000 आप कह सकते हैं 8 तक, या हम कह सकते हैं 9 के बनने तक इसको ब्रिक बोला जाता था। बाद में इसमें जब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ये ब्रिक्स हो गया। इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें गाइस, तो प्राइमरीली इसका ऑब्जेक्टिव ये था टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स। दूसरा था नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन एंड द म्यूचुअल इक्वालिटी। और तीसरा था गाइस यहाँ पर कि जो 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिक्स की, वो कंक्लूड हुई थी गाइस यहाँ पर 2019 में, जिसको चेयर किया गया था ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो के। अब जो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो गाइस ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस के बारे में बात हुई थी। तो कुल में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव था। ये एक्चुअली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा नोट्स की ऑर्गेनाइज करने में
प्रॉब्लम हो गई थी। एनीवेज, तो ऑब्जेक्टिव इसका हम कह सकते हैं सिर्फ दो ही है, टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट और नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन एंड द म्यूचुअल इक्वालिटी। अब यहाँ पर सिलसिला शुरू होता है कंट्रीज का, कि भाई ये तो हमारी बात हो गई रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन के बारे में, कि कौन कौन सी रीजनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ने किस किस तरीके से यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दिया हम कह सकते हैं इन लिमिटिंग द डोमिनेंस ऑफ यूएसए और प्रमोटिंग और एनकरेजिंग मल्टीलेटरल पोजीशन और मल्टीलेटरल फॉर्म इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। अगर हम बात करें यहाँ पर कंट्रीज के बारे में इंडिविजुअली की कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर एक न्यू सेंटर ऑफ पावर के तौर पर हम देख सकते हैं। इसमें पहला नंबर है गाइस ऑफ कोर्स चाइना का। तो चाइना का जो इकोनॉमिक सक्सेस है सिंस 1978, वो उसके ग्रेट पावर से काफ़ी ज़्यादा लिंक किया जाता है। इसका जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है इनटू द रीजन मेक इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ, देयरबाय गिविंग इट इनॉर्मस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर। ईस्ट एशिया में इसने बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रोथ की है, खास करके इकोनॉमिक सेक्टर में। तो गाय जो उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और बाकी फैक्टर्स को मिलाया जाए जैसे पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ये सब के सब जो है इसकी पावर में और ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंटली ऐड करते हैं। इट इज़ प्रोजेक्टेड, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है कि भाई यूएसए को ये 2040 तक पछाड़ दे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर भी उभर कर सामने आ सकता है गाइस। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसने 1970 के बाद ऐसा क्या किया कि ये जो है इतने बेहतरीन तरीके से इकोनॉमिक सेक्टर में जो है इसका ये ग्रोथ होने लगी। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर 1970 से पहले इसकी क्या पोजीशन थी वो हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 1949 में जब पीआरसी जो है यहाँ पर लाया गया था, तो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना था उसने यहाँ पर जो है स्टार्ट किया कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपना कैपिटलिस्ट वर्ल्ड जो है उससे कुछ ना कुछ लिंक बना के बीच बीच में रखते रहेगा। इट हैड लिटिल चॉइस बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑन सोवियत एड एंड एडवाइस। शुरुआत में आप सबको पता है सोवियत जो था वो मेन पावर था 1970 से पहले, जब चाइना की इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, इतना बड़ा जो है हम कह सकते हैं प्लेयर नहीं था। रशिया की ही बात एक तरीके से सोवियत की ही बात ये मानता था, उसकी एड एडवाइस पे चलता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसने थोड़ा अपना मॉडल को चेंज किया। द मॉडल वॉज टू क्रिएट अ स्टेट ओन हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर फ्रॉम द कैपिटल अकोमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो भी हमें हासिल होगा हम उससे जो है एक स्टेट ओन हैवी इंडस्ट्रीज बनाएंगे। As it was short of foreign exchange and that it needed in order to buy technology and goods on the world market, चाइना डिसाइड किया कि भाई अभी हमें अगर अच्छी खासी टेक्नोलॉजी चाहिए, अच्छी खासी टेक्निक चाहिए, तो हमें वर्ल्ड मार्केट में उतरना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया कि इट डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। इन्होंने क्या किया कि डोमेस्टिक गुड्स के बदले में अपने जो है इन्होंने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट किए। इसका बेनिफिट क्या हुआ इस मॉडल का, तो इस मॉडल ने अलाउ किया चाइना को कि ये अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता था टू स्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी ऑन अ स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। यानी अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी से इसने स्टेट ओन हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हासिल की। एम्प्लॉयमेंट और सोशल वेलफेयर जो है सब लोगों को अश्योर हो गया था, जिसकी वजह से चाइना जो है बहुत ज़्यादा बाकी मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज से आगे निकल चुका था इन एजुकेटिंग इट्स सिटीजन एंड इंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर देम। इकोनॉमी जो था वो एक रिस्पेक्टेबल रेट पे भी बढ़ रहा था, चाइना का 5 से लेकर 6% तक हो गया था। और जो एनुअल ग्रोथ थी लेकिन वो 2 से 3% ही बढ़ रही थी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि साथ साथ में इसकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, जिसको हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इतनी तेज बढ़ रही थी उस टाइम पे इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी वो ज़्यादा थी मुकाबले इकोनॉमिक ग्रोथ के। ठीक है गाइस, अब इसके ड्रॉबैक्स भी थे, जाहिर सी बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन के मुकाबले इसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो कुछ भी नहीं थी, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इनकी खुद की कंट्रीज के लिए ये कोई फायदेमंद साबित नहीं हो सकती थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं था कि अच्छा खासा सरप्लस जनरेट किया जा सके जिससे हम इंडस्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश कर सकें। इसकी जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन थी वो इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर रही थी गाइस। इंटरनेशनल ट्रेड भी इसका काफ़ी कम था, पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी लो था। उसके बाद क्या हुआ, 1970 में ये एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाए। चाइनीज लीडरशिप ने एक बहुत बड़े डिसीजन लिए 1970 में। चाइना ने अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन को एंड किया और इसने रिलेशन जो है स्टार्ट शुरू किया, रिलेशन बनाना यूनाइटेड स्टेट से 1972 में। जो यहाँ के प्रीमियर थे जो इनहाई, इन्होंने यहाँ पर फोर मॉडर्नाइजेशन का यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया।
फोर मॉडर्नाइजेशन का फॉर्मूला था एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्री में, साइंस और टेक्नोलॉजी और मिलिट्री में 1973 में। 1978 तक जो उस टाइम के लीडर थे डेंग जियाओपिंग, इन्होंने अनाउंस किया ओपन डोर पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाइना में, जिससे काफी ज्यादा इससे ग्रोथ हासिल हुई। चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर जो है फास्टर रेट पे ग्रो करना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे जो नई ट्रेडिंग लॉज वगैरह लाए गए और एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह क्रिएट किए गए, जिसको हम एब्रिविएशन में SEZB कहते हैं। तो इसने भी क्या किया, यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से फॉरेन ट्रेड में जो है इनकी इंक्रीमेंट हमें देखने को मिली। और चाइना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया था उस टाइम पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड में। यानी पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पे भी फॉरेन ट्रेड में किसी को इन्वेस्टमेंट करना होता था तो चाइना उन सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट और फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन चुका था गाइज। तो इस हिसाब से गाइज यहाँ पर इसके पास बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स इसके पास आ गए दैट अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन द कंट्रीज। चाइना का जो एक्सेशन था WTO में वो 2001 में हुआ था। फिर बाद में इसने धीरे धीरे जो है आउटसाइड वर्ल्ड में जो है कदम रखा और धीरे धीरे बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपना इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पर अपना जो है कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया। अब अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की ड्रॉबैक्स के भी बारे में, तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही थी फॉरेन ट्रेड वगैरह में और यहाँ पर हेल्थ वगैरह भी सही थी, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी उसी के साथ यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई थी विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स। फीमेल एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन जो था वर्क का वो उसी तरीके से बुरा था जिस तरीके से यूरोप में था 19th सेंचुरी में। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और करप्शन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के साथ बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेसिडेंट्स एंड कोस्टल एंड इनलैंड प्रोविंस। जो पॉलिसी थी वो ये थी कि भाई हमें हायर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। चाइना ने इस बात को फॉलो किया अपनी मार्केट इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ाने के लिए। चाइना डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमने जैसे पिछले चैप्टर में देखा था कि रशिया में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो गाइज वहां पे एक शॉक थेरेपी लाई गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस हुआ था, इकोनॉमिक लॉस हुआ था उस टाइम पे रशिया को और सोवियत कंट्री को। लेकिन यहाँ पे चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने बल्कि स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया। यहाँ तक कि एग्रीकल्चर को भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना इन्होंने शुरू किया 1982 में, वॉज फॉलोड बाय द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इवन इन 1998 में इन्होंने इंडस्ट्रीज को भी प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया। ट्रेड बैरियर जो है उन सबको एलिमिनेट कर दिया ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स सेटअप इंटरप्राइजेज। यानी यहाँ पे इन्होंने चाइना के अंदर अपना खुद के अंदर सिर्फ कुछ ही एरियाज रखे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जा सकती थी। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज की बेनिफिट्स के बारे में, ये सब आपको नोट डाउन जरूर करना है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ने यहाँ पर चाइना की इकोनॉमी को हेल्प किया ताकि ये जो है स्टेग्नेशन से बच सके, जो पॉवर्टी थी उससे बच सके। प्राइवेटाइजेशन जो थी एग्रीकल्चर की, उसने एक रिमार्केबल राइज जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में और रूरल इनकम में। हाई पर्सनल सेविंग लोगों को देखने को मिली थी रूरल एरिया में, गांव वगैरह के इलाके में चाइना के, जिसने यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करी थी रूरल इंडस्ट्रीज में गाइस। अब अगर हम बात करें दूसरी कंट्री की जो कि न्यू सेंटर ऑफ पावर के तौर पर आज भी देखी जा सकती है, जिसको हम कह सकते हैं कि बाद में जिसने USSR की जो UN सीट थी उनको उसको इनहेरिट कर लिया था और जो कि हम कह सकते हैं फॉर्मर सोवियत यूनियन के लार्जेस्ट पार्ट भी कवर करता था, जिसका नाम है रशिया। रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। लेकिन जब सोवियत यूनियन यहाँ पर डिसोल्यूट हुआ, यानी जब यहाँ पर इसका डिसोल्यूशन हो गया इन द लेट 1980 अर्ली 1990, तो रशिया उसके बाद USSR के एक तौर पर सक्सेसर के तौर पर काफी स्ट्रांगली उभर कर सामने आने लगा। रशिया की जो GDP है जो कि 11th मानी जाती है वर्ल्ड में करेंटली, और रशिया के पास काफी ज्यादा रिजर्व है मिनरल का, नेचुरल रिसोर्स का, गैसेस का, जो कि इसे एक पावरफुल कंट्री भी बनाता है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। रशिया एक न्यूक्लियर स्टेट है जैसा कि आप सबको पता है। इसके पास ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, डिफेंस सिस्टम है, परमानेंट मेंबर UN सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर की सीट भी है, परमानेंट 5 कंट्रीज में शामिल भी है। अगर हम बात करें गाइस यहाँ पर अपने प्यारे भारत हिंदुस्तान के बारे में, इंडिया के बारे में, तो 21st सेंचुरी एक तौर पे देखा जाता है कि इंडिया इज बीइंग सीन एज एन इम्पोर्टेंट इमर्जिंग ग्लोबल पावर। जो वर्ल्ड है वो एक्सपीरियंस कर रहा है इंडिया की पावर के राइज को इन अ मल्टी डायमेंशनल पेस। इकोनॉमिकली, कल्चरली, स्ट्रेटेजिक पोजीशन में जो कंट्री है हमारी, जो कि लगभग हमारी कंट्री 130 करोड़ की है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है।
इकोनॉमिकली गाइस देखा जाए तो यहाँ पर हमारा टारगेट है द गोल ऑफ अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया के पास एक कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट है, जो कि एक एंशियंट इंक्लूसिव कल्चर भी इसमें इंक्लूडेड है। 200 मिलियन लोग इंडिया के पूरे ग्लोबली, यानी इंडिया के लोग बाहर आउटसाइड में 200 मिलियन लगभग अभी मौजूद हैं, जिसको इंडियन डायस्पोरा भी कहा जाता है। जो कि यहाँ पर ऐसा एक तरीके से प्रेजेंस भी दिखाता है कि किस तरीके से एक ग्लोबल पावर के तौर पर इंडिया के लोग अलग अलग जो है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में अपना प्रेजेंस दिखा रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो जो मिलिट्री है इंडिया की वो काफी ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है विद इंडिजिनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेक इट अनदर न्यूक्लियर पावर। जो मेक इन इंडिया स्कीम थी टेक्नोलॉजी और साइंस में, वो भी एक तरीके से अनदर माइलस्टोन है इंडियन इकोनॉमी में, जिसने काफी ज्यादा यहाँ पर बूस्ट किया है स्टार्टअप्स को और मेक इन इंडिया और प्रोडक्शन को हमारी कंट्री में। अगर हम बात करें यहाँ पर अगली कंट्री की, जो है यहाँ पर इजराइल। जी हाँ, Israel has emerged as one of the most powerful nation in the 21st century world in terms of science and technology, defense, intelligence beside economy। ये जो है यहाँ पर मिडल ईस्ट में प्रेजेंट है, इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज। इसराइल जो है अपनी न्यू हाइट पे जो है 21st सेंचुरी में ही इसने अपनी न्यू हाइट्स को अचीव किया ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स में। इसने जो है कई सेक्टर्स में खास तौर पर डिफेंस और इंटेलिजेंस में इसने जो है डोमिनेशन हासिल किया। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस यहाँ पर बहुत हुए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट काफ़ी हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। जो सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी इज द प्रिंसिपल with which a small Jewish Zionist nation that is Israel is placed in the contemporary global politics in general and Arab dominated West Asian politics in particular। देखिए आप सबको बखूबी पता है कि ये जो है अरब कंट्रीज के साथ ही एकदम जस्ट उनके नेबरिंग कंट्री है। जो वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स चलती रहती है उसमें पार्टिकुलरली यहाँ पर हमें काफी ज्यादा रोज जो है कभी ना कभी हर महीनों में या हर साल में कुछ ना कुछ इंसिडेंट या कुछ ना कुछ चीजें जो है देखने को मिलती रहती हैं। तो गैस ये था यहाँ पर हमारा टोटल चैप्टर, जो कि था न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के बारे में, जहां पर हमने गाइस हर एक कंट्री को कवर कर लिया है, हर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर लिया है, जिसको यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। आई होप आपने ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स कर लिए हैं और आई होप आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ गाइज अगर आप यहाँ तक अभी मौजूद हैं तो प्लीज गाइज इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ यार जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। कम टाइम में वो पूरे के पूरे चैप्टर्स को आसानी से कवर कर सकते हैं। नीचे हमने प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है, जहां से आप हमारे प्रीवियस चैप्टर्स और हिस्ट्री के भी चैप्टर्स वॉच आउट कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।